हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं लेक्चर सेकंड। लेक्चर सेकंड में हम स्टडी करेंगे आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में। तो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप था वो दीर्घ रूप किसने दिया था? बोरबरी और रैंग वर्नर के द्वारा ये आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया गया था। यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप क्या है अभी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी जो परमाणु भार पर आधारित थी, फिर हमने मोजले की आवर्त सारणी पढ़ी जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसी तरीके से जो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किसके ऊपर आधारित है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना और साथ में किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो देखो, पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। मोजले की आवर्त सारणी जो किस पे आधारित थी? वो आधारित थी परमाणु क्रमांक के ऊपर। और जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है वो आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक दोनों के ऊपर आधारित है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि एग्जाम के अंदर जब ऑप्शन आए तो उसमें लिखा हुआ रहेगा परमाणु क्रमांक और साथ में लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है कि परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी क्या करना है? टिक करना है कि परमाणु क्रमांक पर तो आधारित है ही है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर भी क्या है? वो आधारित है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या थे? देखो, इसमें 7 तो आवर्त थे। आ, अभी भी हैं ही, थे क्या मतलब अभी भी हैं ही। 7 तो आवर्त हैं और 18 क्या हैं इसके अंदर? वर्ग हैं। 7 पीरियड, इनको बोलेंगे हम पीरियड। और ये क्या है? वर्ग, कॉलम। ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर कॉलम, वर्टिकल कॉलम। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप व आधुनिक रूप में निम्न संबंध पाया गया। एक तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, ठीक है, और एक अपन बोले आधुनिक रूप। दोनों में जो संबंध है वो संबंध किस तरीके से है एक बार उसको अपन देख लेते हैं। देखो, जो आज हम जो आवर्त सारणी देखते हैं उस आवर्त सारणी में आपने देखा होगा वर्गों की जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरीके से 18 तक चलती है। लेकिन जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप था उसमें इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? रोमन लेटर में। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और जीरो। तो देखो, जैसे ये सेवन्थ है तो सेवन्थ के साथ में 17, सिक्स के साथ में 16, फिफ्थ के साथ में 15, फोर के साथ में 14, थर्ड के साथ में 13, सेकंड के साथ में 12। फर्स्ट के साथ में फर्स्ट है, सेकंड के साथ में सेकंड है, थर्ड के साथ में थर्ड है, फोर्थ के साथ में फोर्थ है, फिफ्थ के साथ में फिफ्थ है, सिक्स्थ के साथ में सिक्स्थ है, सेवन्थ के साथ में सेवन्थ है और एट्थ जो वर्ग है उसमें आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके 3 वर्गों को सम्मिलित रूप से किस में शामिल किया गया था? दीर्घ आवर्त सारणी में 8th कॉलम के अंदर शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में और आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में क्या फ़र्क है, ये पॉइंट क्लियर आपको हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ये फ़र्क है और कुछ नहीं है रोमन लेटर का, बाकी लगभग लगभग क्या है? सेम ही है। तो एक बार पहले मैं क्या करूँगा, आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है उस दीर्घ रूप को आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि इससे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो देखो, ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 तक जो ये संख्या है ये सारे क्या हैं हमारे पास में? वर्ग हैं, कॉलम हैं। ठीक है, ये है आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग। अब देखो, ये जो कॉलम है इनके नीचे ही देखो क्या लिख रखा है? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, ये सिक्स था सॉरी, सेवन्थ बी, एट्थ बी। देखो 3 है,
8th भी 8th भी, मैंने कहा ना ये 8, 9 और 10 इन तीनों को मिला के क्या दिया गया है, 8वां ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तीनों को मिला के कौन सा दिया गया है, 8वां ग्रुप नाम दिया गया है। मतलब 8वां जो ग्रुप है उस 8वें ग्रुप में 8th, 9th और 10th इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो 8th, 9th और 10th ये तो हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, और जो दीर्घ आवर्त सारणी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, रोमन लेटर में 8वां वर्ग। उसके बाद में फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और ये 8th ए। इसको अपन क्या बोल देते हैं, जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को एक बार अपन फटाफट सरसरी नज़र से हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये जो आवर्त सारणी दे रखी है, इस आवर्त सारणी में एक ये एलिमेंट समझा के दे रखा है कि इसके ऊपर जो ये 4 दे रखा है ये तो क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन जो होती है वो इसने बता दी यहाँ पे कि कौन सी होती है मोस्ट कॉमन। ठीक है ना, जैसे कॉपर है, कॉपर की यहाँ पे +2 दे रखी है मोस्ट कॉमन, जिंक की +2 दे रखी है। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा कि मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी, +3 होगी, +3 है तो क्यों है, +2 है तो क्यों है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके आधार पे इनका नामकरण भी किस तरीके से रखा जाता है। ये केमिकल सिंबल हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, और ये एटॉमिक मास हो गया इसमें। ठीक है ना, ये क्या हो गया नीचे, एटॉमिक मास। आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उनके मास नंबर याद रखने। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होगी वो मैं आपको बाद में याद करवा दूंगा जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो देखिए समझने वाली चीज़ें, ये फर्स्ट है क्षार धातु बोलते हैं इनको। ये सेकंड है, इनको क्षारीय मृदा धातु तत्व बोलते हैं। ये सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है ना, और ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, और इसमें ये जीरो ग्रुप आ गया जिसमें क्या होती हैं, इनर्ट गैसें होती हैं। और देखो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन आती है, उस लाइन से इनको धातु और धातु को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। तो देखो ये जितने भी रेड के अंदर दे रखे हैं ना ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, सब मेटल। और ये जो इधर हैं ये सब क्या हैं, अधातु। और ये सब क्या हैं यहाँ पे, धातु। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के रूप में धातु और अधातु को सेपरेट किया गया है। ये हैं क्षार धातु, ये हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो इसका और इसका सेम कलर कर रखा है। ठीक है ना, तभी तो कहा गया था आवर्त सारणी का जोकर, क्योंकि इसके जो गुण है ना अपने खुद के वर्ग के तत्वों से मैच नहीं खाते, बल्कि क्या है ना, पी ब्लॉक के तत्वों से क्या मैच खाते हैं। या ये जो गैसें हैं 7th ए वाली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, इनके साथ में क्या करते हैं, मैच करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना। और ये आपको वैसे याद रखने पड़ेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, एजी, एयू, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथीनियम, ओस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियन, रीनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ये हो गया आपका वेनेडियम, ये हो गया नायोबियम, ये हो गया आपका टेंटेलम, और ये टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है ना, ये जो है हमारा ये लैंथेनम ये यहाँ पे आता है La, और ये AC कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है ना, लेकिन इसको यहाँ पे रख रखा है। ठीक है, लेकिन ये होते कहाँ पे हैं, ये La और AC। अलग अलग टाइप की पीरियोडिक टेबल होती हैं, उसमें किसी को यहाँ पे लिख देते हैं, किसी को यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने जो जहाँ से ये लिखी इसका थोड़ा सा इसकी इमेज थोड़ी सी साफ़ आ रही थी इसलिए मैंने ले ली है, लेकिन ये यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फिर ये देखो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये जीरो ग्रुप। तो इसके लिए जो आपका बोरोन है, बैल, गाय, इन, तबेला, काशी गए शनि प्रभु, न्यूलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना आगर कर, जीरो,
रन पर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, एक्टेनाइड। एक्टेनाइड जो सीरीज है उसमें थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाइए, मैडम नाश्ता लाइए। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये जो है इसकी ट्रिक है नहीं, ये तो सीधे वैसे ही याद हो गए। फिर भी इसकी अगर कोई ट्रिक बनने की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो इसकी मैं ट्रिक ज़रूर आपको के साथ में साझा करूँगा, ताकि आप इसको याद कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से, अपने पास में ब्लॉग भी है सिलेबस के अंदर। तो इसकी मैं आपको ट्रिक कहीं से ढूंढ के यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये एक मैंने एक जर्नल एक वे आपको बता दिया कि ये मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल है, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है, कैसे इसमें एलिमेंट्स के जो नामकरण है वो नामकरण किए जाते हैं। ये सारा का सारा देखो, ये देखो यहाँ पे पी ए आ रहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर इसके परमाणु भार में सुधार किया गया था, प्रोटेक्टिनियम के परमाणु भार में पी ए। शायद इसका नाम मैंने वहाँ पे प्रोसोड्यूसियम बोल दिया शायद गलती से, मुझे ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये पी ए क्या है, प्रोटेक्टिनियम है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो ऑर्गन, आमिर खान बोला था मैंने, ए आर, और ये पोटेशियम, इनके परमाणु भार में सुधार किया गया था। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको पुरानी जो पीरियोडिक टेबल है उससे इस पीरियोडिक टेबल को भी क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब चलते हैं अपनी वापस से अपनी, और देखो 7 इसमें आवर्त होते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। एब लोग तत्व होते हैं वो थर्ड बी में और छठे 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। आरपीएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आरपीएससी के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है, आधुनिक आवर्त सारणी का और आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का। अब देखो आवर्त कितने हैं हमारे पास में, 7। आवर्त की जो संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। ये भी मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और आपको पूछे कौन से आवर्त का तत्व है, तो आप उसका आवर्त क्वेश्चन के अंदर से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें ये उपकोष दे रखे हैं कि इस पहले वाले में कौन सा उपकोष होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। ये मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूँ। कहाँ चर्चा की मैंने, आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस बारे में चर्चा हम कर चुके। ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, फाइव्थ में क्या आएगा, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, इस तरीके से जो भी आएंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो देखने वाली जो चीज़ है वो क्या है, ये जो उपकोष है, ये उपकोष यहाँ लिख रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे n = 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3D नहीं लिख रखा। देखो 3D नहीं लिख रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट ही नहीं होते। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होते हैं, चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, फोर्थ आवर्त से स्टार्ट होते हैं। हालांकि n = 3 होता है तो 3D होता है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, चौथे आवर्त से। देखो ये रहा 3D यहाँ पर, यहाँ 3D नहीं है बल्कि कहाँ पर है, 3D यहाँ पर है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये देखो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। तीसरे आवर्त में देखो डी ब्लॉक तत्व नहीं है, बल्कि कौन से में, फोर्थ पीरियड में। देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये जो टेबल बना के दे रखी है, ये टेबल सिर्फ ये बता रही है कि किस आवर्त में कौन कौन से तत्व कहाँ से कहाँ तक स्थित हैं और कितने संख्या में उपस्थित हैं। तो पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे में भी 8 हैं। जो फोर्थ है उसमें कितने, 18। फिफ्थ है उसमें भी कितने हैं, 18। सिक्स्थ है उसमें भी कितने हैं, 32। सेवन्थ में कितने हैं, 32। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पहले में हाइड्रोजन हीलियम उपस्थित है, सेकंड में लिथियम से नियोन है, सोडियम से ऑर्गन है, पोटेशियम से क्रिप्टॉन, रुबिडियम से जिनोन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ग के तत्व आएंगे सारे के सारे। देखो है, ली, ना, के, रब से, फरियाद, और यहाँ पे जीरो ग्रुप आ जाएगा, है ना, आगर, कर, जीरो, रन पर। ठीक है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ठीक है। और जो फ्रेंशियम वाला जो ग्रुप है, जो 7th पीरियड है, वो फ्रेंशियम से स्टार्ट होकर कहाँ से खत्म हो जाता है, 118, UUO। 118 आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है, ये रहा OG।
ये देखो ये रहा फ्रेंशियम, 7वें आवर्त का पहला तत्व फ्रेंशियम, और सबसे लास्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ओजी। 118वां एलिमेंट कौन सा है, ओजी। और ये मरकरी के नीचे आता है कोपरनीशियम, ये 112वां तत्व है। इसके बाद में ये तत्व और हैं 7 के अंदर, लेकिन लास्ट वाला कौन सा है, 118। देखो ये याद अगर नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो इतना डीप में पूछते नहीं है। फिर भी धीरे धीरे आप जैसे मान लो ये है आरएफ, तो आपने रदरफोर्ड का नाम सुना है। रदरफोर्ड का परमाणु की जो खोज में पढ़ा था अपने प्रकीर्णन प्रयोग, तो आरएफ उसी के नाम से दे रखा है, रदरफोर्डियम। तो ऐसे कुछ ये सब क्या है ना, साइंटिस्टों के नाम से हैं। तो थोड़ा सा एक बार इनको आप देख लेना सरसरी नज़र से। फिर भी आपको जो याद रखने वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ओजी याद रखना है क्योंकि आवर्त सारणी का ये अंतिम तत्व है। और एक जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी के नीचे आता है कोपरनीशियम, एक ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है ये डी ब्लॉक तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते, जिंक, कैडमियम, मरकरी और साथ में कोपरनीशियम, इसलिए एक ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसको भी आप याद कर लेना। बाकी अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल सिर्फ ये बता रही है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, और किस आवर्त में कितने तत्व हैं। जैसे आपको पूछे कि चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी आएगी, 18। ये चीज़ हमें याद रखनी है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे याद रखो आप तो, ठीक है ना। क्योंकि ये इधर वाले तो छोटे वाले तो याद हो जाते हैं कि पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 है, इसमें कितने हैं, 18 है, फिर 18, फिर 32, 32, मतलब सिर्फ 2 एक बार आता है। बाकी देखो 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे जोड़े के अंदर आते हैं। और आवर्त लिख लो तो ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और ये किसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये कैसे याद रखोगे, इसके लिए भी अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, तो आपको परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग थर्ड बी वर्ग है। देख लेते हैं थर्ड बी वर्ग कौन सा है बड़ा, ये रहा थर्ड बी वर्ग। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, थर्ड बी वर्ग। मैंने आपको कहा था कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो थर्ड बी आवर्त, सॉरी थर्ड बी वर्ग और छठे और सातवें आवर्त में स्थित हैं। थर्ड बी वर्ग तथा छठे और सातवें आवर्त में स्थित है। और सबसे बड़ा वर्ग थर्ड बी वर्ग है, क्योंकि इस वर्ग में देखो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम और इसके आगे के जितने भी 14 लैंथेनाइट तत्व हैं और 14 एक्टिनाइट तत्व हैं, ये भी इसी वर्ग में पाए जाते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है ना, 57 से 71 और 89 से 103। तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा हो गया, थर्ड बी वर्ग। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो तत्वों का नामकरण, जो 100 से जो आगे के जो तत्व हैं, 100 परमाणु क्रमांक और उससे आगे के तत्व, वो जो तत्व हैं उनका नामकरण हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। रात को जब बहुत लेट हो जाते हैं तो क्या उबासी आने लग जाती है। दिन में वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए देर रात तक जागना पड़ता है ताकि जो साउंड है वो साउंड क्या है थोड़ी सी क्लियर आए। तो अब ठीक है, पानी पी लिया। तत्वों का नामकरण, देखो बच्चों आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती तो आप मैसेज के माध्यम से भी हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9414902397, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी अपनी ग्रीवेंस भेज सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आई। आप कुछ सुधार करना चाहते हैं किसी टीचिंग मेथड के अंदर तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं उसी तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, जल्दी हम एक डिजिटल जो बोर्ड आता है, इंटरेक्टिव पैनल आता है, वो हम परचेज़ कर लेंगे। तो उसके बाद में हम उस तरीके से क्लास लेंगे बोर्ड के ऊपर भी। हाल फिलहाल के लिए तो अपने पास में जो ये सेटअप है अपन उसी से काम चला रहे हैं। 100 से जो परमाणु क्रमांक स्टार्ट होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, बहुत आसान है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक अपने को ही लेना है। तो देखो 0 को अपन बोलेंगे नील, नील का मतलब कुछ नहीं, एक का मतलब अन, यू एन अन। बाई, बाई का मतलब 2 होता ही है, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड का मतलब 4,
पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, सेप्ट का मतलब 7, ओक्ट का मतलब 8 और ENN का मतलब 9। देखो ये याद रखने हैं आपको और इंग्लिश में याद रखने हैं आपको। कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को इंग्लिश में याद रखने चाहिए, क्योंकि हिंदी में क्या है ना, गड़बड़ हो जाती है उनमें, ठीक है ना। जैसे अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे नामकरण आपको इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों आती है पेपर में, तो वो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती, इजीली कर लेते हैं बच्चे आराम से, है ना। बाकी चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ हिंदी के अंदर। अब देखो ये जो नाम है इनके अंदर क्या है, अनुलगन। अनुलगन क्या होता है, जो लास्ट में लगाया जाता है, अनुलगन, IUM, ईयम। हम क्या करेंगे, इन नाम के आगे लगा देंगे, जैसे ईनियम, ओक्टीनियम, सेप्टियम, हेक्सियम, पेंटियम, क्वाडियम, ट्राइयम, बाइयम, अनियम, इस तरीके से, है ना। तो कैसे नामकरण होगा, अब देखो 101 से लेके 110 तक के तत्वों के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो 1 का मतलब क्या होता है, अन, 0 का मतलब नील, और ये अन और IUM लगा दिया, तो देखो अन नील अनियम। ऐसे 102 का अन नील बाइयम, और देखो इसका जो संकेत है वो अन का पहला यू, नील का पहला एन, और अनियम का पहला यू। और इस एलिमेंट का जो नाम था वो क्या नाम क्या था, मेंडलियम। क्या नाम था, मेंडलियम। ये 101 नंबर का परमाणु क्रमांक है। देखो ऊपर आपका जो 101 नंबर का जो तत्व है, उसको देखो आप, इसमें कहाँ पर है ये 101, ये 104 हो गया, कहाँ गया है 101, 88, 89, ये रहा 101 परमाणु क्रमांक वाला तत्व, ठीक है ना। और इसका जो संकेत है वो संकेत क्या है, MD, ठीक है ना। और इसको नाम दिया गया मेंडेलियम, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है, ये अति भारी तत्व हैं, हो गए एक तरीके से, हम अगर हम कहें सिंपल भाषा में, तो ये क्या है, अति भारी तत्व। तो इनके जो अलग जो नाम है वो सारे के सारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, रदरफोर्डिनियम, ठीक है ना। और ये डुबनियम, ये अजीबोगरीब से नाम है। मैंने आपको भी कहा कि अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना नहीं भी अगर आपको याद होते हैं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इनका ये अलग, ये IUPAC में जो नोमेनक्लेचर है वो नोमेनक्लेचर दे रखा है। 1 का हो गया अन, 0 का हो गया नील, और B2 का हो गया बाइयम, ठीक है ना। इसका जो संकेत है वो क्या हो गया, NO, ये क्या हो गया M, ये LR के लिए देखो 103, 103, तो अन्न नील ट्राइयम, अन्न नील ट्राइयम, लोरेंशियम इसका नाम हो गया, ठीक है। और 104 का अन्न नील क्वाडियम, अन्न नील क्वाडियम। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो लेंथेनाइड तत्व है ना, उन्हीं के 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो लेंथेनाइड के पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक्टेनाइड के क्यों नहीं पूछे जाते, तो एक्टेनाइड क्या होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हमारे रूटीन जो लाइफ है, उस रूटीन लाइफ के अंदर इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इनके ऊपर जो स्टडी है वो स्टडी भी कम हुई है, तो इनके क्वेश्चन भी क्या पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये देखो ये वाली जो सीरीज़ है ना, इसके क्वेश्चन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, मैग्नेटिक मोमेंट, सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। ये वाले जो हैं यहाँ तक तो ठीक है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम तक, तो यहाँ तक ठीक है ना। उसके बाद में जो ट्रांस यूरेनिक तत्व आते हैं, जो भी लास्ट के अंदर आते हैं, इन तत्वों के बारे में क्या है ना, एग्ज़ाम में कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी हमें याद तो रखना ही है, भले ही कम पूछा जाए या ज़्यादा पूछा जाए, हमें याद रखना है। तो जो स्टार्ट है वो यहाँ पे है, फर्मियम से स्टार्ट होता है, और फिर ये आगे चलते हैं, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाते हैं, ये 118 तक। तो 118 तक के तत्वों का आप नामकरण इस विधि से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। जिसका भी पूछे आपको एग्जाम के अंदर, 110 का मान लो पूछ रहा है, तो अन्न अन्न नीलियम, अन्न अन्न नीलियम, ठीक है ना। और ड्रम स्टेडियम इसका नाम हो जाएगा DS, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, ये नाम आप देख लेना, पढ़ लेना इनको, जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बस वो इनका ये संकेत पूछा जाता है।
जैसे एग्जाम पूछेगा 104 परमाणु क्रमांक के तत्व का संकेत निम्न में से आईयूपीएसी के अनुसार होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बस इसमें से आप 105 को ऐसे काउंट कर लेना। ये तो ये नील और ये पेंट, तो अननील पेंटियम, इस तरीके से नाम हो जाएगा इनका। ठीक है, और बाकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मैंने आपको बताई दी। नाम याद नहीं हो तो भी अपनी वाली ट्रिक याद रख लेना आप। तो TH थोड़े, PA पहलवान, U उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाइए, मैडम नाश्ता लाइए, है ना। तो नाम से जैसे मान लो आपके, मान लो ये आ गया नोबेलियम ऑप्शन के अंदर कहीं पे, तो नोबेलियम का मतलब NO, लोरेंशियम का मतलब LR, ठीक है ना। इसको LW भी बोल देते हैं लोरेंशियम को, ठीक है। एंस्टीनियम अगर इस तरीके से, आइंस्टीनियम यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो ES आ गया, ये लो। कैलिफोर्नियम तो CF कैफ़े में, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी का भी नाम, यूरेनियम का ही रहा है तो U आ गया, नेपचूनियम आ रहा है NP, ठीक है ना। प्लूटोनियम आ रहा है PU, एमरेंसियम आ रहा है AM आम, ठीक है ना। और किसी का भी नाम आएगा ऑप्शन से देख के आप पहचान लोगे, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब देखो तत्वों का वर्गीकरण। जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किया गया अंतिम इलेक्ट्रॉन के भरने के आधार पर, कि जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में जा रहा है या किस उपकोष में जा रहा है, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व उन्हें कहेंगे जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा हो। एस ब्लॉक के तत्व उन्हें कहेंगे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा हो। पी वर्ग के तत्व उनको कहेंगे जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के अंदर जा रहा हो। तो ये तत्वों का जो वर्गीकरण है ये उसी आधार पे किया गया, S P D F ब्लॉक के तत्व। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, एस ब्लॉक भी आपके सिलेबस में है, पी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में है, डी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में, ए ब्लॉक भी आपके सिलेबस में। तो यहाँ जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है इसमें हम सिर्फ सामान्य चर्चाएं करेंगे। विस्तृत जो चर्चा है वो विस्तृत चर्चा जब उसी का टॉपिक हम जब सब पार्ट हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक का, उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जर्नल प्रॉपर्टी को ही स्टडी करेंगे, वही हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर का, ठीक है ना। डिटेल स्टडी के लिए SPDF ब्लॉक के अलग से तत्व हमारे सिलेबस में, वहाँ पे हम पूरा डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो देखो एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है, यह आपको बता ही दिया। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है, या तो NS1 NS2, एस ब्लॉक के लिए बोले तब तो, ठीक है ना। तो हम इसको रूटीन वे में क्या लिखेंगे, अगर मान लो एग्जाम में एक ही ऑप्शन आया तो इस तरीके से आएगा वो NS1 से 2। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। देखो ये फर्स्ट ए के लिए है, ये सेकंड ए के लिए है, लेकिन अब फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों को मिला के लिखेंगे एस ब्लॉक के लिए, तो NS1 से 2, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और n क्या है यहाँ पे, आवर्त संख्या, n क्या है यहाँ पे, आवर्त संख्या। तो ये हो गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व फर्स्ट ए, सेकंड ए वर्ग में तथा सभी आवर्त में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व सभी आवर्त में पाए जाते हैं, सभी आवर्त में 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट ए सेकंड ए 1 to 7 पीरियड में पाए जाएंगे। अब जो हीलियम है यहाँ पर, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 है, लेकिन वो शून्य वर्ग में रखा गया है। क्यों, क्योंकि यह अक्रिय गैस है। देखो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 1s2। अब ये जो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सेकंड ए वर्ग के एलिमेंट का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका भी क्या होता है, 1s2 ही होता है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ रखा गया, अक्रिय गैस तत्वों के साथ में शून्य वर्ग या 18वां वर्ग। क्यों, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो उसके साथ वाले जो तत्व हैं उनके साथ में मैच करते हैं, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, वहाँ रखा गया है। और गैसीय तत्व है उसमें भी अक्रिय गैसें हैं सारी की सारी, ठीक है ना, तो इसको वहाँ रख दिया। अब देखो क्वेश्चन, देखो हम यहाँ पे है ना साथ के साथ खूब सारे क्वेश्चन हल करेंगे, और एग्जाम में उन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आना है, सीधी सी बात है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए तथा सेकंड ए से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए तथा सेकंड ए से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पे देखो 6s2, 1s2, 1s1, 3s2, ये बोल रहा है फर्स्ट ए और सेकंड ए से संबंधित नहीं है। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पर कि हीलियम है ना, वो फर्स्ट ए और सेकंड ए से संबंधित नहीं है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2। तो आंसर कौन सा हो गया 1s2। समझ में आ गई। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है बहुत, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में हमारा माइंड सेट अलग टाइप का होता है। क्लासरूम स्टडी, घर की स्टडी, ऑनलाइन स्टडी और एग्ज़ाम के अंदर जो हम कार्य करते हैं सारी स्टडी को करने के बाद में वहाँ की मनोस्थिति, इनमें बच्चों रात दिन का फ़र्क होता है। एग्ज़ाम में हमारे दिमाग एक अलग लेवल पे होता है, हमारा दिमाग हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। एग्ज़ाम के अंदर हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हर चीज़ को हम क्या करते हैं सबकी निगाह से देखने लग जाते हैं। हर क्वेश्चन को सबकी निगाह से नहीं देखना होता है, बस हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को सबकी निगाह से नहीं देखना, बस हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सरल क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ना है, उसको इज्जत दे के पढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत होने के चांस क्या रहते हैं ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये सामान्य क्वेश्चन है, सब में देखो एस आ रहा है तो हम कहेंगे फिर कौन सा आंसर टिक करें, सभी में तो एस आ रहा है और हमने कहा है कि बाह्यतम वो जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो एस में जा रहा है तो फिर वो एस ब्लॉक का तत्व हो गया। तो ये तो फिर तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एक ट्रिक और आपको बताता हूँ बहुत शानदार, देखो मतलब ट्रिक तो क्या है, एक 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 जर्नल चीज़ हो गई। आप जब भी पीरियोडिक टेबल के केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन जब आप सोल्व करो, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से किसी से भी रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो उसके नीचे उसके तत्व का नाम लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो, तत्व का नाम लिख लिया करो। ठीक है ना, आपका हल अपने आप ही हो जाएगा। जैसे मान लो ये है 6s2, इसका मतलब छठे आवर्त का तत्व है और s2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, छठे आवर्त का जो 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 फर्स्ट डे का जो एलिमेंट है उससे जस्ट जो सेकंड एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके लिए दे रखा है 6s2। 1s2 कंप्लीट है अपने आप में, जब 1 ही आ रहा है तो है ना, तो ये किसके लिए हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले के अंदर, ये हीलियम के लिए हो गया। 1s1 किसके लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। और 3s2 किसके लिए हो गया, लिख लो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो ये किसके लिए हो गया, 6 और 4 10, 11 और 12, ये मैग्नीशियम के लिए है। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो इस तरीके से आपको पता लगाना है। और ये जो छठे आवर्त का तत्व है ये आप कैसे पता लगाओगे, है ली ना के रब से फरियाद, इस तरीके से। तो देखो ये तो सेवन्थ हो गया, ये क्या है सीजियम सिक्स ग्रुप का हो गया। और यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप बेरियम, तो ये बेरियम के लिए है। ये लो, इस तरीके से आप क्या पता लगा लोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता लगा लोगे। अब ये जब सब चीज़ें लिख ली आपने, ये बेरियम है एस ब्लॉक का तत्व है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का तत्व है सेकेंड ए का। ठीक है ना, ये सेकेंड ए का है, ये फर्स्ट ए का है हाइड्रोजन। ये हीलियम कहाँ से आ गया बीच में, ये जीरो ग्रुप का है। ये लो, हल हो गया आपका आंसर अपने आप ही। तो इस तरीके से आप एलिमेंट के जब नाम लिख लोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही सिंपल हो जाएगा। अब देखो कुल एस ब्लॉक जो तत्व हैं उन एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है, कुल एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है 14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है ना, कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जिसमें 13 तो प्रतिनिधि तत्व हैं और एक अक्रिय गैस तत्व है। इसमें हीलियम को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है इन 14 के अंदर, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट बोलने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जिसमें प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस कक्षक में प्रवेश कर रहा है तो वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। हीलियम इज द एस ब्लॉक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अगर आपको पूछे कुल एस ब्लॉक तत्वों की संख्या, ठीक है, तो आपको 14 आंसर देना है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, जिसमें 13 तो प्रतिनिधि तत्व हैं, कौन से, फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले 13 तो ये, और एक अक्रिय गैस तत्व है हीलियम आपका, ये ध्यान रखना आप। इनमें 12 तो धातु हैं और 2 क्या हैं अधातु तत्व हैं। और अधातु कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों क्या हैं अधातु। हाइड्रोजन अधातु है, हीलियम भी क्या है अधातु। तभी तो कहा था हाइड्रोजन को जोकर, क्योंकि ये धातुओं के साथ रखा गया है इसको, है ना। ये हीलियम क्या है, ये भी अधातु तत्व है।
पी ब्लॉक में पाई जाती है तो अधातु तत्व है। बाकी इसके अलावा जो बच गए हाइड्रोजन को छोड़ते हुए जितने भी 12 तत्व वो सारे क्या हैं, धातु तत्व हैं। ये याद रखना है। 13 प्रतिनिधि तत्व हैं 14 में से, एक अक्रिय गैस तत्व हो गए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टोटल कितने थे, 12, उसमें एक अक्रिय गैस को भी शामिल कर दिया गया तो कितने हो गए, 14। रेडियोधर्मी तत्व कितने हैं, 2, फ्रेंशियम और रेडियम। और ये क्या है, क्रियाशील धातु होती हैं। ये इसकी आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्या होती है, क्रियाशील धातु। जैसे देखो सोडियम पानी में डालते आग पकड़ लेता है, ऐसे ही लिथियम, ऐसे ही पोटेशियम वायु से क्रिया कर लेता है सीधा, ठीक है ना। तो ये क्रियाशील धातुएं होते हैं। द्रव तत्व कौन से हैं, ये हैं सीजियम और फ्रेंशियम। अब द्रव तत्व आ ही गए तो मैं एक बार यहाँ पे सीधा ही बता देता हूँ आपको, वो जो ट्रिक मेरे को बतानी है, आगे ध्यान रहे नहीं रहे, और ध्यान रहेगी तो दोबारा पढ़ लेंगे, हमें याद हो जाएगा। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्रेंशियम, सीजियम, ब्रोमीन, गैलियम और मरकरी। देखो फ्रेंशियम कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 और 5। ये 5 द्रव तत्व हैं। ये द्रव तत्व आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखोगे, फिर सजी, भूरी, गाय और मरकरी बच्चे बच्चे को याद रहता है कि लिक्विड होता है, पारे के अंदर भरा जाता है, ठीक है ना। पारे में भरा जाता है, गर्म करते हैं तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड होता ही है, ये हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो फिर सजी, भूरी, गाय और मरकरी ये क्या है, द्रव तत्व। और जिसमें से 2 द्रव तत्व किसमें किसके शामिल हैं, सीजियम और फ्रेंशियम, ये एस ब्लॉक के शामिल हैं, ठीक है। ब्रोमीन आपका हैलोजन फैमिली में आ ही गया, गैलियम आपका बोरॉन फैमिली में आएगा, मरकरी आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी ये आपका डी ब्लॉक का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन 5 तत्वों को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब आगे देखो, इनके आईपी आयनन विभव तथा या इसको क्या बोल सकते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। आयनन विभव का मान कम क्यों होता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। आयनन विभव को डिटेल में स्टडी करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से इनकी आयनाइजेशन जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपन कैसे निकालते हैं घटते क्रम में। वैल्यू याद नहीं रखनी, सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है, कम या ज़्यादा किसकी क्या होती है। आईपी इनका कम होता है, कम होने का कारण इनका आकार बड़ा होता है। देखो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इधर से इधर तो आकार घटता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये याद रखना, आप इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे आकार घटेगा, अप टू डाउन आएंगे आकार बढ़ेगा। तो यहाँ पे है इनका मतलब इनका आकार क्या है, बड़ा है इनके कम इधर वाले के कंपैरिजन के अंदर, इसलिए इनका आईपी क्या होता है, कम होता है। आपने देखा होगा पी ब्लॉक तत्वों का आईपी क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो इनका आईपी कम होने का कारण इनका आकार बड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, आईपी कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। आईपी क्या होता है, किसी भी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, और आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए। अगर वो सॉलिड है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। तो देखो धातु होती है, धातु का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। धातु की विद्युतीयता क्या होती है, कम होती है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, जबकि पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 3.5 होती है। कार्बन की कितनी होती है, 2.5 होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फास्फोरस है, फास्फोरस की 2.1 होती है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सिलिकॉन होती है, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ये याद रखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी आपको याद रखनी है, मेन। बाकी की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ऐसे याद रख लेना। कार्बन, सल्फर और आयोडीन दोनों की कितनी होती है, 2.5 होती है, ठीक है ना। पी एच ऐसे याद रखना। फास्फोरस और हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। देखो ऐसे ट्रिक होती हैं ये याद रखने की। जैसे CSIR नाम सुना होगा आपने, CSIR, है ना, ये एग्जाम करवाता है नेट की CSIR। तो देखो उसका CSIR का C, S और I, इनकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों की क्या होती है, सेम होती है। ऐसे 12 जिला है, 12 12, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। ऐसे तो ऐसे में बहुत सारी आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने की, ताकि आपके क्वेश्चन क्या है ना गलत नहीं हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो रिलेटेड है वो। और भी बहुत सारे ट्रिक आती जाएंगी, धीरे धीरे अपन डिस्कस करते जाएंगे उनके बारे में। जब आएंगी तब मैं प्रॉपर वे में आपको लिखवाऊंगा। ये तो एक बार आ गया तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। मतलब आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और मेटल होते हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसलिए तो बोला है ना क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना। तो आईपी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण इनमें अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इस गुण में और वृद्धि हो जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर देखो क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगी, एलिमेंट की साइज क्या होती है, बढ़ती है। और जब एलिमेंट की साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या हो रही है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो नाभिक जो प्लस आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन जो माइनस आवेश का होता है, तो प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण है ना, वो आकर्षण भी क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलो। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। क्रियाशीलता में देखो, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसलिए होती है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। तो जो उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु होता है वो आवेशित हो जाता है। और आपको पता है आवेशित जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। वो किसी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। फर्स्ट ए वर्ग के फर्स्ट ए +1 आयन तथा सेकंड ए वर्ग के तत्व +2 आयन बनाते हैं। अब जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं वो +1 आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये +1 बना लेंगे। ऐसे सेकंड ए के जो एलिमेंट है वो उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, +2। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट ए का है तो अपन H+ लिखते हैं, नहीं लिखते। सोडियम को Na+ लिखते हैं, नहीं लिखते। लिथियम को Li+ लिखते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। ऐसे देखो आप बेरिलियम +2 लिखते हो, नहीं लिखते। ठीक है। मैग्नीशियम +2 लिखते हो, कैल्शियम +2 लिखते हो, क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो गई, ये +2 आयन बना लेंगे। समझ में आई नहीं आई बात। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम से अपन लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए HCl लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इन पे +1 आता है। इस वजह से इस तरीके से आयन बनते हैं। तो एग्जाम में भी इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, निम्न में से कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते। भाई जब जो चीज़ क्रियाशील होती है वो शुद्ध कैसे पाई जाएगी, सेपरेट कैसे रहेगी, तो वो क्या होगी, किसी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनके साथ में फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते अधिक क्रियाशील होने के कारण। लिथियम तथा बेरिलियम को छोड़कर सभी तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। लिथियम और बेरिलियम इन दो को छोड़ दो, बाकी सभी तत्वों के यौगिक क्या होंगे, मुख्य रूप से आयनिक होंगे। इनके आयनिक नहीं होंगे, बाकी के क्या होंगे, आयनिक। इनके आयनिक इसलिए नहीं होते कि इनकी साइज क्या है, छोटी। तो ये क्या सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। छोटे आकार के कारण बड़े आयन होते हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं बड़े आकार के कारण, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ए वर्ग के तत्व दुर्बल धात्विक बंध के कारण मुलायम होते हैं। दुर्बल धात्विक बंध के कारण, देखो ये हर लाइन में मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, हर लाइन के अंदर, तो बड़े ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। दुर्बल धात्विक बंध के कारण, दुर्बल धात्विक बंध के कारण ये मुलायम होते हैं। ठीक है ना। जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, किसके अतिरिक्त, लिथियम के अतिरिक्त। देखो बहुत ही एक्सक्लूसिव नोट्स हैं ये, इन नोट्स में, ये साधारण नोट्स नहीं है, मैं आपको बता दूं मैं ये बहुत सारी कंपटीशन जो एग्ज़ाम हुई हैं उन एग्ज़ामों को देखते हुए, नीट की एग्ज़ामों के सबके नोट्सों को लेके ये मान लो, और फिर ये एक
एक रस निकाल के और आपके सामने रखा गया है। तो बहुत अच्छी किस्म के ये मान लो नस्ल के ये क्या हैं, नोट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। किसी भी टाइप की चीज़ आपकी यहाँ से छूटेगी नहीं, जो यहाँ लिख दिया आपके लिए ये मान लो इन परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है। बाकी आने के लिए तो कुछ भी आ जाता है ऐसे तो, लेकिन आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो आप अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो लिथियम के अतिरिक्त सभी को चाकू से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है, आप चाकू से काट सकते हो, उसको काटते ही हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको ध्यान है केरोसिन के अंदर रखते हैं हम अपने सोडियम को, चाकू से काट सकते हैं। सेकंड ए वर्ग के तत्व, अब देखो ये और पूछा जा सकता है इनको चाकू से क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इनमें दुर्बल धात्विक बंध होते हैं, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड ए वर्ग के तत्व प्रबल धात्विक बंध के कारण कठोर होते हैं। अब देखो फर्स्ट ए वाले में तो दुर्बल धात्विक बंध हो गया, और जो सेकंड ए वाले हैं उनमें क्या हो गया, प्रबल धात्विक बंध हो गए। प्रबल धात्विक बंध के कारण क्या होता है, कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। बेरिलियम एस ब्लॉक में कठोरतम धातु है। देखो बेरिलियम क्या है, एस ब्लॉक में कठोरतम धातु होती है। प्रबल धात्विक बंध होते हैं इनके अंदर, इसलिए इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता। ये ठोस होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, ठोस होते हैं, ये कठोर होते हैं। अब आ गया अपने पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के पी कक्षक में प्रवेश करता है, पी कक्षक में जाता है तो पी ब्लॉक के तत्व हो गए। अब इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, NH2 NP 1 से लेके 6 तक, NH2 NP 1 से लेके 6 तक। अब आप कई बार देखो, कई बार एग्जाम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए होते हैं तो बच्चे अक्सर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बना सकते हो, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हो। बना कैसे सकते हो, जैसे आपको पता है कि कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन आपको हमेशा किसी भी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम जो एलिमेंट है ना वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे हीलियम, नियोन, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, नियोन लेके और फिर आपको चेक करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। तो देखो पी के अंदर अधिकतम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6, पी ब्लॉक में देखो तो यहाँ 6 लिख रखा है, ठीक है ना। अब न्यूनतम कितने आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बोरोन से। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1s2 2s2 और 2p1। तो देखो पी में कितना आया, बोरोन में 1, तो यहाँ पे लिख दिया NP 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसके अंदर, पी में। अब पीछे NS2 लिख रखा है, ये फुल होता ही है, 2 ही होते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिख दिया NS2। तो ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे अगर NS1 भी लिख रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाइयतम जो कोष होता है उसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंसिडर करते हैं, पीछे वाले का नहीं लेते। ये सेकंड आवर्त का है तो यहाँ जो n की वैल्यू जो सेकंड है, सॉरी आवर्त का मुझे नाम याद आया, सेकंड सेल के लिए, सेकंड सेल की बात हम करेंगे n बराबर 2 के लिए, तो S2 और P 1 से लेके 6 तक। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तत्व कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, 13वें वर्ग से, बोरोन से लेके 18वें वर्ग जीरो ग्रुप एलिमेंट से, और 2 से लेके 6ठे आवर्त में पाए जाते हैं। अब देख लो पीरियोडिक टेबल निकाल लो एक बार समझने के लिए, ये देख लो यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट से, क्योंकि देखो हीलियम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हीलियम को तो हमने किस में कंसिडर कर लिया, एस ब्लॉक के अंदर। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गए, सेकंड से, बोरोन से, यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा बोरोन से, ठीक है ना। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, और देखो कहाँ तक जा रहे हैं ये रहे, यहाँ तक लास्ट तक चल रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना ये पीरियोडिक टेबल। ये जब चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो पीरियोडिक टेबल का एक प्रिंट निकाल लेना, और उस प्रिंट को आपको अपने पास में ही रखना है, ठीक है ना। 2 से 6ठे आवर्त तक पाए जाते हैं। अब देखो ये जो छठा आवर्त है ना, ये छठे आवर्त की जगह पे अब अपने को 7th पीरियड लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, देखो
ये वाले जो तत्व थे ना, ये वाले, ये तत्व पहले ज्ञात नहीं थे। आपको पता है जब अपन पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तो ये जगह खाली रहती थी, और ये 112 तक ही क्या लिखते थे अपन एलिमेंट, या 108 तक की एलिमेंट्स की क्या हुई थी, खोज हुई थी। लेकिन अब 118 तक क्या हो गई है, खोज हो गई है। तो अब हम 2 से 6 की जगह पे क्या यूज करेंगे, 2 से लेके 7 तक। तो ये 7वां भी क्या हो गया, इसके अंदर शामिल हो गया। लेकिन ये 6 इसलिए लिखा है कि अभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर ऑप्शन यही लिखा जाता है कि 2 से छठे आवर्त तक पाए जाते हैं। तो आप क्या करना, आपके पास में यदि ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें लिखा जाए कि 2 से 6 आवर्त तक, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे रखा है दूसरे से 7वें आवर्त तक, और एक ऑप्शन तीसरा दे रखा है पहले से लेके 7वें आवर्त तक, तो आपको कौन सा टिक करना है, ये दूसरा वाला, दूसरे से लेके 7वें आवर्त तक स्थित होते हैं। लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको कौन सा टिक करना पड़ेगा, 2 से लेके 6 तक वाला, क्योंकि अब हमारी आवर्त सारणी पूरी हो गई है, 118 एलिमेंट उसके अंदर हो चुके हैं। तो हमें आंसर अब ये वाला टिक करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पहला आवर्त है ना, उसमें जो हीलियम है वो तो एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए वो एस ब्लॉक का तत्व हो गया। उसे रखा जीरो ग्रुप के अंदर गया है उसकी प्रॉपर्टी के कारण, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है। आवर्त सारणी के दाएं भाग की तरफ पाए जाते हैं, भाई ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड में पाए जाते हैं। कुल पी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है, 36। कुल पी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है, 36। ये भी आप काउंट कर लेना, ये भी आप काउंट कर लेना। देखो बढ़ोतरी हो सकती है, आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो छः की टेबल बोलो आप, 30, 30 और 6 36। देखो आ गए ना, इसको शामिल कर लिया अपन ने। कितने तत्व हैं पी ब्लॉक के, 36। ये देखो 36 एलिमेंट लिख रखे हैं। तो देखो एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो ऐसे याद रख लिया करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के 6 है, और 6 6 के अपने को 6 सेट बनाने हैं, तो 36 हो गए। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना चीज़ों को, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लेना, ये दूसरे से लेके 7वें आवर्त तक उपस्थित है। ठीक है ना, ये यहाँ पे 7 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि तभी अपने 36 एलिमेंट होंगे, अदरवाइज होंगे नहीं। तो ये नोट्स के अंदर आपको करेक्शन करना है, 2 से लेके 7 तक होते हैं। ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक में धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उप धातु भी हैं, तो सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इस ब्लॉक में ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आप देख लेना, गैस है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो सब गैस है। ये ब्रोमीन है वो क्या है, द्रव है। आयोडीन है, ठीक है, वो ठोस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है ना, ठोस, द्रव, गैस सभी प्रकार के धातु है, धातु धातु सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब अपना बच गया डी ब्लॉक और साथ में ए ब्लॉक, ये हम लेक्चर थर्ड के अंदर कवर करेंगे। लेक्चर थर्ड के अंदर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको लेक्चर थर्ड में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।